नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। आज मेरे स्टूडियो में शिव शंभू उपाध्याय जी गोरखपुर से आए हुए हैं। आपके फादर हैं और आपकी वाइफ यहाँ पर आई हुई हैं। आपको लखनऊ में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई प्लॉट लेना है, तो कई बिल्डर्स के पास आप जा चुके हैं। उन कई बिल्डर्स के पास जाने पर आपका जो अनुभव है वो आप अपना यहाँ शेयर करेंगे और आपकी जो जिज्ञासा हैं, कोई क्वेरीज हैं, उस पर हमसे डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है ये जिज्ञासाएं, जो सवाल हैं, वो कई हमारे जो ग्राहक हैं प्लॉट लेना चाह रहे हैं उनके भी हों। तो आप सबके कुछ ना कुछ काम ये वीडियो आ जाए, इस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, समझते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप लखनऊ में एक लीगल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो उपाध्याय जी, आपका परिचय क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए, फिर हम नमस्कार, मेरा नाम शिव शंभू उपाध्याय है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और दिल्ली में जॉब करता हूँ। तो लखनऊ में मैं एक आवास के लिए प्लॉट या फिर फ्लैट। सर, आपका परिचय क्या है, आप भी बता दीजिए। मेरा नाम ब्रिजभूषण उपाध्याय, एडवोकेट सिविल कोर्ट गोरखपुर प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर। मैडम, आप भी अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शिखा उपाध्याय है, मैं गोरखपुर से हूँ और मैं नवयुग संदेश मीडिया सेक्टर में अभी कार्यरत हूँ। बाकी सर, आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं हमें। सर, वही प्रॉपर्टी के लिए हम लोग आए थे यहाँ लखनऊ में। तो हमने करीब काफ़ी बिल्डरों के पास गए और हमने प्लॉट्स देखा, लेकिन कुछ क्वेरीज थी जो हमें लगा कि इसको जब तक हमें समझ में ना आए तब तक हम कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें। तो कहीं से हमें पता चला कि सर आप इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो हमारे कुछ जनरल जिज्ञासा है जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं और लोगों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। उपाध्याय जी, मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला था? सर, मैं जब यूट्यूब से ही आपका मैं काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ 3-4 मंथ से। तो मैं उसी में आपका नंबर जो है आपने मेंशन कर रखा है। तो मैं सोचा क्यों ना आपकी वीडियो में तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही थी, लेकिन मुझे लगा क्यों ना आपसे डायरेक्ट बात की जाए और मेरी जो और भी जिज्ञासा है जो मैं डायरेक्टली मतलब पूछना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है, स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो सर, मेरा पहला प्रश्न तो यही है, जहाँ से मैंने जीरो से स्टार्ट किया था कि किसी भी ज़मीन को, प्लॉट को अगर लखनऊ में हम लेना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए? देखिए, अभी इस समय जो लखनऊ प्राधिकरण की सीमा में, लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। या तो वो प्रॉपर्टी लखनऊ विकास प्राधिकरण की अपनी योजनाओं में हो या यूपी हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं हो, मतलब सरकार का कोई विभाग उसको बेच रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी का लखनऊ विकास प्राधिकरण से लेआउट अप्रूव होना चाहिए। अगर लेआउट अप्रूव नहीं है तो वो कॉलोनी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आएगी और वहाँ आपको प्लॉट नहीं लेना चाहिए। काफ़ी अवैध कॉलोनियाँ पिछले लगभग 20 सालों में विकसित हो गई हैं। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ी सरकार की भी कमी है। मैं अपने कई वीडियोज में इस बारे में बता चुका हूँ कि अवैध कॉलोनी अगर विकसित हो रही है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग कैसे कंट्रोल कर पा रहा है? इसका मतलब वो अपने कंट्रोल करने की क्रिया में सक्षम नहीं है। तो उनको नियमों का पालन करने के लिए और थोड़ी सख्ती रखनी चाहिए, अवैध कॉलोनी विकसित ना होने पाए। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी अवैध रूप से कॉलोनी विकसित हो गई हैं उनको रेगुलाइज करने का इस समय कोई पॉलिसी इस समय क्रियान्वित नहीं है। तो अवैध कॉलोनियों में लेने से बचना चाहिए। हो सकता है 20-30% कॉलोनी अवैध हों, तो ये पूरे स्टेट की स्थिति है। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि अवैध कॉलोनी पर अंकुश लगाएं ताकि हमारे जो आम आदमी हैं, आम क्रेता हैं, वो फंसने ना पाए, उनका मेहनत की कमाई का पैसा डूबने ना पाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका भी मतलब लेआउट या नक्शा पास नहीं है तो हमें वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, जिसका भी नक्शा या लेआउट पास नहीं है। देखिए, नक्शा तो होता है बिल्डिंग प्लान का, लेआउट कहते हैं पूरी प्लॉटिंग का। अगर किसी का लेआउट पास नहीं है, मतलब ये है कि वो यूपी अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973 के अंतर्गत वो अवैध कॉलोनी है और उस पर प्लॉट लेने से आपकी प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, ध्वस्त किया जा सकता है। भले ही मानकों को ध्यान में रखते हुए प्लॉटिंग की गई हो, मान लीजिए जो मानक है उसको हमने फॉलो करते हुए सारी चीज़ों को हमने प्लॉटिंग किया, तो क्या उस मानक को भी हम नहीं मान सकते जो मानक है? देखिए, मानक पूरे करना आपकी जिम्मेदारी तब बनती है जब कोई आपसे करवाता है। जैसे आप प्राधिकरण में आए तो मानक की जांच करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त है, लखनऊ विकास प्राधिकरण उसके लिए प्राधिकारी है। आप मानक पूरे कर रहे हैं तो मानक पूरे करने के साथ आप लेआउट जमा कराइए। अगर लेआउट हमारे मानकों के अनुसार पूरा होगा, मतलब दो चीज़ें वहाँ देखी जाएंगी। अगर उसका लैंड यूज रेजिडेंशियल है तो आपके रेजिडेंशियल कॉलोनी का लेआउट पास होगा। अगर नहीं है तो मानक पूरे करने से भी क्या होगा, मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड यूज में आपने सड़कों की चौड़ाई, पार्क, इन सब के मानक छोड़ दिए, लेकिन लैंड यूज परमिट नहीं कर रहा, इसकी जांच लखनऊ विकास प्राधिकरण ही कर सकता है। या आपने
लैंड यूज देख लिया तो सड़कों के अंदर की चौड़ाई या ग्रीन एरिया, पार्क या कोई हाई टेंशन लाइन जा रही है उसका ध्यान नहीं रखा, तब भी मानक पूरे नहीं हो रहे। तो मानकों की जांच करने के लिए ही तो प्राधिकरण में आपको आना है, वहीं से जांच होगी और जो उसके डेवलपमेंट चार्ज वगैरह है वो जमा हो जाएंगे, तभी वो कॉलोनी रेगुलराइज मानी जाएगी, उनके अंदर की सड़कें तभी वो रोड्स के रूप में एक तरह से नामित होंगी। सर बहुत अच्छी बात आपने बताई। जैसे कि मान लीजिए कोई ज़मीन है, उसका हमने प्लान रेजिडेंशियल करवा लिया, आवासीय करवा लिया। जैसे आप बता रहे हैं अगर कृषि है तो उसको लोग क्या करवाते हैं कि आवासीय बना देते हैं, और आवासीय बनाने के बाद उस भू उपयोग का एक नक्शा अपने हिसाब से बना करके प्लॉटिंग कर देते हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि हमने सारे मानक को ध्यान में रखा और अब इसको हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। ऐसा पूरे लखनऊ में या फिर आसपास के जो भी मतलब शहर है ये हो रहा है। तो सर ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिसको आप आवासीय कह रहे हैं, वास्तव में वो क्या होता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो धारा 80 करा के उसको कृषि से गैर कृषक जमीन करा लेते हैं, उसको आवासीय कहते हैं। वास्तव में जो पूरे प्रदेश में एक्ट लागू है उसके अनुसार जो प्लानिंग एरिया है, प्लानिंग एरिया का मतलब जहाँ पर मास्टर प्लान लागू है, जैसे कि जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, यूपी हाउसिंग बोर्ड है या हमारे जो नोएडा अथॉरिटीज वगैरह है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, इनके अंदर जो क्षेत्र आता है उसको हम प्लानिंग एरिया कहते हैं। और प्लानिंग एरिया में जो मास्टर प्लान में डिफाइंड लैंड यूज है वही लैंड यूज माना जाता है। अगर वह रेजिडेंशियल है तभी रेजिडेंशियल माना जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा कृषि से गैर कृषक कराने पे वो आवासीय कहते हैं, वो आवासीय नहीं होता और उस पर लेआउट पास नहीं होगा, वो लैंड यूज नहीं बदला माना जाता है। तो ऐसा बिल्डर्स कहते हैं कि वहाँ पर अभी अथॉरिटी पहुँची नहीं है, अभी वो अथॉरिटी जो है वहाँ पर आई नहीं है, तो हम इसको मतलब आवासीय करके हम उसमें प्लॉटिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर अथॉरिटी नहीं आई है, वास्तव में ऐसा क्षेत्र है, अधिकांश बिल्डर इस बात को झूठ बोलते हैं, अथॉरिटी आने के बाद भी वो कहते हैं अथॉरिटी नहीं आई है। लेकिन अगर वास्तव में अथॉरिटी नहीं आई है, ऐसा एरिया है, तो अथॉरिटी के बाहर होने पे जिला पंचायत की सीमा में आएगा तो जिला पंचायत से पास होना चाहिए। यूपी में किसी भी स्थान पर अगर आपकी जमीन है, कोई भी बिल्डर बेच रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, तो उसका लेआउट तो पास होना ही चाहिए। अगर अथॉरिटी के अंदर है तो अथॉरिटी से होना चाहिए, अथॉरिटी के बाहर है तो जिला पंचायत से पास होना चाहिए। अगर पास नहीं है तो वो अवैध कर रहा है। और सर अभी बीच में आपने एक बात कही, बहुत अच्छी बात, हाई टेंशन वायर। आजकल हम देख रहे हैं मतलब काफ़ी शहरों में चूंकि विद्युत की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हाई टेंशन वायर उसके ऊपर से अगर कहीं प्लॉट के ऊपर से जा रहा है तो क्या उसकी भी कोई गाइडलाइंस होती है कि हमें क्या वहाँ पर ज़मीन लेनी चाहिए हमारे प्लॉट के, या फिर पास का भले ही वहाँ का नक्शा पास हो या कुछ हो, तो ऐसा क्या, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब किसी कॉलोनी का लेआउट पास किया जाता है, बड़े एरिया का कोई बिल्डर लेआउट पास कराता है, तो लेआउट पास करते समय ही लखनऊ विकास प्राधिकरण या जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बिजली विभाग को एनओसी के लिए चिट्ठी भेजता है। तो वो हाई टेंशन लाइन है या लो टेंशन लाइन है, किस मतलब वोल्टेज की लाइन है, ये बिजली विभाग तय करता है, हमें क्यों करना है। तो अगर वहां से एनओसी आ जाती है तो आपको क्लियर है, एनओसी में वो लिख देते हैं कि सेंटर लाइन से इतने मीटर लेफ्ट छोड़ना है, इतने मीटर राइट छोड़ना है। तो जो एनओसी उस संबंधित विभाग की में लिखा होगा उतनी चौड़ाई अगर आप छोड़ देते हैं तो नक्शा बाकी जमीन पर पास हो जाएगा। धन्यवाद सर। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हमारा कि ये बैंक लोन, ये लोग कहते हैं कि आपका बैंक से लोन हो जा रहा है इस प्लॉट पे, तो हम लोग तो ये कहते हैं कि बैंक अगर बीच में आ गया तो बैंक तो वेरीफाई करेगा उस चीज़ को, तो बैंक अगर वेरीफाई कर रहा है तो फिर भी उस पर लोन, प्रॉपर्टी मान लीजिए इलीगल श्रेणी में बता रहे हैं, तो उसमें फिर भी बैंक लोन कैसे कर दे रहा है सर? आपका सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल काफी दर्शकों का है जी। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हमने अभी पिछले 1 महीने पहले इसी पर एक वीडियो बनाया हुआ, आप देख लीजिएगा। एनसीआर के सहाबेरी एरिया में बैंक ने कई प्रॉपर्टीज पर ऐसे लोन दे रखा है जो नोएडा अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूव नहीं है, और वो सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी गई हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको गिराने के आदेश दे दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, बैंक लोन देता है आपकी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप अगर लीगल है और बैंक अपने लोन को सिक्योर समझता है, आपकी दूसरी प्रॉपर्टी इन्होंने गारंटी में रख दी कि मतलब इसके बदले मेरा पैसा डूबेगा नहीं, तो अब वो लोन दे देते हैं। उसका लेआउट अप्रूव्ड है, ये भी देखना चाहिए, हालांकि उनके पैरामीटर्स में है, लेकिन कुछ लापरवाही की वजह से या कुछ जानकारी के अभाव से बैंक के कर्मचारी ये नहीं करते हैं। लेकिन उनको ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि अगर जो वहाँ के अथॉरिटी है वहाँ से लेआउट पास नहीं है तो उस पर लोन ना दें। हालांकि कुछ प्राइवेट बैंक उस पर लोन दे देते हैं, लेकिन लोन दे देने भर से आपकी प्रॉपर्टी लीगल नहीं हो जाती। जब तक उसका लेआउट पास नहीं है तब तक वो प्रॉपर्टी लीगल नहीं बनी है। और सर ये एक क्वेश्चन और है आपसे, ये धारा 143 क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने अपने चैनल पे इसके संबंध में अभी पिछले हफ्ते ही एक वीडियो बनाया हुआ है कि धारा 143 क्या है, इसकी क्या डेफिनेशंस हैं, इसको कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। आप वो वीडियो देख के पूरा डिटेल में जान सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ।
देखिए, उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग के अंतर्गत भूमि की श्रेणियां अलग अलग बटी हुई हैं। मुख्य रूप से दो श्रेणियों में मैं बात कर लेता हूं। एक श्रेणी है कृषक भूमि या कृषि भूमि, दूसरी है आकृषक। तो कृषि भूमि चूंक स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न है, कृषि भूमि पर उत्तर प्रदेश सरकार या अलग अलग प्रदेशों की सरकारें राजस्व या लगान के रूप में पैसा लेती हैं कृषकों से। जो वो उपज करते हैं उन पर लगान के रूप में सरकार पैसा लेती है। तो उन कृषि भूमि का सरकार एक रिकॉर्ड बना के रखती है कि भाई आपके नाम इतनी जमीन है, आपके नाम इतनी जमीन है, इस पे इतना लगान आ रहा है, इस पर इतना लगान आ रहा है। तो एक उन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है कि भाई हमें लगान लेना तो आपने कहाँ से पैसा रहा है इसका हिसाब रखना ही है। और जब वो भूमि ऐसी हो जाती है कि उस पर कृषि क्रियाएं नहीं होती हैं और भूस्वामी इस पर आवेदन करता है कि साहब अब हम यहाँ पर कृषि के संबंधित कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, अब इसको आप गैर कृषक कर दीजिए, हम यहाँ पर अपना मकान बना लेंगे। तो वो अप्लाई करता है राजस्व विभाग में, उस जमीन की कीमत का 1% कन्वर्जन शुल्क या डिक्लेरेशन शुल्क उस पर लग जाता है और वो भूमि कृषि से गैर कृषक श्रेणी में बदल दी जाती है। इसी को हम कहते हैं धारा 80 या 143। पहले 143 कहते थे, अब इसका नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत धारा 80 कर दिया गया है। तो जो भूमि कृषि से गैर कृषक हो गई है उसको हम धारा 80 कहते हैं और इसी को हम भूमि को 143 पहले कहते थे। लेकिन जो प्लानिंग एरिया, जैसे अभी मैंने बताया, प्लानिंग एरिया के अंतर्गत गैर कृषक भू उपयोग में भी आपका नक्शा पास नहीं होगा, क्योंकि प्लानिंग एरिया के अंतर्गत सिर्फ मास्टर प्लान में प्रभावी भू उपयोग ही प्रभावी होते हैं। उनके अंतर्गत जो भू उपयोग निर्धारित है उसी में आपका नक्शा या लेआउट पास किया जाएगा। प्लानिंग एरिया के अंतर्गत धारा 80 कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना उसका कोई उपयोग है, ना उसकी मान्यता है। और प्लानिंग एरिया के बाहर अगर हम ले रहे हैं? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमने इसमें भी कई वीडियो बना रखे हैं जिला पंचायत की कैटेगरी में। प्लानिंग एरिया के बाहर हमारा ज्यूरिडिक्शन जिला पंचायत का होता है। जिला पंचायत में निश्चित रूप से धारा 143 जो पहले थी या अब धारा 80 है, इसके अंतर्गत आपको कृषि भूमि को आकर्षक कराना ही पड़ता है। उसके बाद ही आपका चाहे आवासीय नक्शा पास होगा या आवासीय लेआउट पास होगा या इंडस्ट्रियल होगा या कमर्शियल होगा, किसी भी गैर कृषक उपयोग में कोई भी नक्शा पास कराने के लिए आपको धारा 80 के अंतर्गत गैर कृषक कराना ही होगा। गैर कृषक इसको कह रहे हैं, उसका आवासीय नहीं कह रहे हैं जी। कृषि नहीं हो रही तो गैर कृषक, लोग उसको आवासीय कहकर भेजते हैं, वो गलत है। कृषि से गैर कृषक होता है और प्लानिंग एरिया के बाहर ही उसका महत्व है। आप जिला पंचायत से नक्शा पास कराएंगे तो आपको गैर कृषक कराना ही पड़ेगा। और सर इसमें क्या नाम चढ़ जाता है, म्यूटेशन इसका कराना हो 143 जो जमीनें हैं, तो क्या इसमें नाम में अगर रजिस्ट्री के बाद नाम परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जो प्रक्रिया लागू है राजस्व संहिता 2006 के अनुसार, उसमें केवल कृषक या कृषि भूमि का ही नामांतरण या म्यूटेशन किया जाता है, जिसको दाखिल खारिज कहते हैं। गैर कृषक भूमि का नामांतरण किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या हमें ऐसी जमीनें लेनी चाहिए 143? देखिए, अगर प्लानिंग एरिया के अंदर ले रहे तो अभी मैंने बताया वहाँ लेने का कोई उपयोग नहीं है, वहाँ तो लेआउट पास है तभी आपको लेना चाहिए। और अगर प्लानिंग एरिया के बाहर है, जिला पंचायत से आप पास कराने का मन रखते हैं, पास कराने की योजना है आपकी, तो आप गैर कृषक जमीन को ले सकते हैं या कृषक को भी लेके आप स्वयं गैर कृषक करा के फिर उस पर नक्शा पास करा सकते हैं। सर एलडीए के अलावा लखनऊ में और कौन सी अथॉरिटीज़ हैं लखनऊ में जो प्लॉटिंग जिससे हम खरीद सकते हैं, जो एलडीए के क्षेत्र के बाहर है, तो वहाँ और कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है जहाँ पर जिससे भी अगर नक्शा अप्रूव करती हैं और वहाँ पर हमें प्लॉट चाहे तो हम सेफली ले सकते हैं? देखिए, आपने लखनऊ के बारे में बहुत पूछा है, मैं विस्तार से इसको पूरे प्रदेश के संदर्भ में बात करता हूँ। देखिए, पूरे प्रदेश में नक्शा पास करने के लिए 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं। नंबर 1, जो हमारी हाउसिंग की डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत। और दूसरी जो अथॉरिटीज हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, जैसे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनसे नक्शा पास होता है। और इसके अलावा तीसरा जो है, जो दोनों अथॉरिटीज की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है, वो आता है हमारा जिला पंचायत, जहाँ पर कोई प्लानिंग एरिया नहीं है या कोई अथॉरिटी नहीं है, तो जिला पंचायत से नक्शा पास होता है, वहाँ से आप जिला पंचायत से नक्शा पास कराएंगे तो कहीं ना कहीं से आपका नक्शा पास होना ही चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी आपकी लीगल है, अन्यथा इलीगल है। और सर एक प्रश्न और भी है। हाँ, आपने पूछा था कि लखनऊ में कौन कौन सी अथॉरिटी है। अब मैं पर्टिकुलरली लखनऊ के संदर्भ में बात कर लेता हूँ। देखिए, लखनऊ में सबसे बड़ी अथॉरिटी लखनऊ विकास प्राधिकरण है, जो लखनऊ मास्टर प्लान 2031 है, उसके अंतर्गत अगर आपकी कोई जमीन है तो आप लेआउट पास कराएं अगर बिल्डर है, और अगर आप आम नागरिक ग्राहक है, मकान बनाना चाहते हैं, तो लेआउट जिसका पास है उसके अंदर ही लें, चाहे वो लेआउट प्राइवेट बिल्डर का हो या लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी योजना के अंतर्गत बेच रहा, वही लेना चाहिए। एक अथॉरिटी वो है। दूसरी अथॉरिटी है
यूपी हाउसिंग बोर्ड की अपनी योजनाएं हैं लखनऊ के अंतर्गत, तो उनके अंदर भी आप लीगल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और तीसरी अथॉरिटी लखनऊ के अंतर्गत यूपी सीडा है, जो कानपुर रोड पर अमौसी एयरपोर्ट के आसपास और आगे उन्नाव तक चली गई, रोड के किनारे किनारे, कानपुर रोड के किनारे किनारे। यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे मैंने अभी बताया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज का एक यूपी सीडा भी है। तो यूपी सीडा भी लखनऊ विकास क्षेत्र के बाहर और यूपी सीडा की सीमा के अंतर्गत जो भी जमीन आ रही है वहाँ आप यूपी सीडा से नक्शा पास करा सकते हैं, या यूपी सीडा से लेआउट जिनके प्राइवेट बिल्डर्स ने पास कर रखे हैं उनके आप प्लॉट ले सकते हैं। और सर एक बहुत ही कॉमन टर्म है रेरा, हम लोग बोलते हैं कि, और बिल्डर्स बोलते भी हैं कि हमारा रेरा अप्रूव्ड है, तो सर ये क्या एलडीए और या फिर जो अथॉरिटीज इसके अलावा हैं, और रेरा भी अप्रूव्ड होना जरूरी है, या केवल नक्शा पास मान लीजिए किसी अथॉरिटी से नक्शा पास है और वो रेरा अप्रूव्ड नहीं है, तो क्या उसको भी हमें कंसिडर कर सकते हैं उसको? देखिए, नक्शा पास करना तो आपको मानकों का निर्धारण करते हुए डेवलपमेंट फीस लेके शहर के सुनियोजित विकास करने की एक प्रक्रिया के अंतर्गत यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद यूपी रेरा एक अलग डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत। ये आपका ये सुनिश्चित करता है यूपी रेरा कि किसी बिल्डर ने आपको मान लीजिए कोई ग्रुप हाउसिंग का नक्शा पास कराया या कोई प्लॉटिंग का लेआउट पास कराया, उसने अपने ब्रोशर में आपको दिखा दिया कि हम 6 महीने में आपको इतना बना के देंगे, अगले 6 महीने में सेकंड फ्लोर तक बन जाएगा, अगले 1 साल में इतना बन जाएगा, हमारा रेट ये है, प्लिंथ एरिया रेट ये है, पर स्क्वायर फीट का रेट इतना, इतने में बेचेंगे, आपको ब्रोशर में छाप के दे दिया। और जिन बातों को इस कैटेगरी का, इस क्वालिटी का हम टाइल लगाएंगे, इस क्वालिटी का दरवाजा लगाएंगे, अगर उस क्वालिटी का दरवाजा उसने नहीं लगाया, उस क्वालिटी की टाइल नहीं लगाई, नियत समय पर आपको पोजीशन नहीं दिया, तो आप कहाँ कंप्लेंट करेंगे, उसको कौन रेगुलेट करेगा? इस रेगुलेट करने के लिए मतलब जो हमारे ग्राहक हैं, ग्राहकों के हितों का ध्यान को सुरक्षित करने के लिए यूपी रेरा डिपार्टमेंट है। और दूसरी तरफ यूपी रेरा डिपार्टमेंट बिल्डर्स के हित का भी ध्यान रखता है। अगर बिल्डर ने आपकी शर्तों के अंतर्गत दिया कि भाई इतने दिन में हम दे देंगे, आप पहली किस्त दे देना, इतने दिन बाद आप दूसरी किस्त दे देना, आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और आपने पैसा देना बंद कर दिया, तब भी रेरा बिल्डर का ध्यान रख के आपसे किस्त वसूलने में बिल्डर की मदद करेगा। मतलब बिल्डर और उसके जो ग्राहक हैं, दोनों के हित की रक्षा करने के लिए रेरा विभाग है। मतलब जो प्रॉपर्टीज है, रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए घपले इसमें ना हो और सारे ग्राहक हमारे समय पे प्लॉट या प्रॉपर्टी पा पाए, इसके नियंत्रण के लिए रेरा प्राधिकरण खुला हुआ है। मतलब रेरा अगर है तो और अच्छी बात है। रेरा है तो और अच्छी बात है। रेरा है तभी आप सुरक्षित हैं बिल्डर की चीटिंग से, और बिल्डर भी सुरक्षित है ब्लैकमेल करने वाले ग्राहकों की चीटिंग से। दोनों के हित में काम करता रहेगा। धन्यवाद सर। हमारे प्रश्न तो मतलब आपने इतनी सारी, हमने तो कुछ ही प्रश्न पूछा, लेकिन आपने एक विस्तार पूर्वक इतनी सारी चीज़ें बताई जो हम नहीं भी जान रहे थे, या हमारी और भी जो क्वेरीज अंदर थी वो सारी क्वेरीज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने समझाया, और हमको लगता है इससे काफ़ी लोगों को हेल्प होगी। एक जो जनरल लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता होता इसके बारे में, कहीं अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका सर। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और ऐड कर दूं रेरा के बारे में। देखिए, रेरा का जो स्टेप है वो सेकंड है। पहले तो नक्शा पास होता है, किसी ग्रुप हाउसिंग हो या प्लॉटिंग हो, सबसे पहला स्टेज है बिल्डर के द्वारा किए जाने वाले कामों में नक्शा पास कराएगा, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी से कराए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से कराए, चाहे हाउसिंग की डेवलपमेंट अथॉरिटी से कराए। नक्शा पास होने के बाद फिर उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो सेकंड स्टेप है। लेकिन हाँ, रेरा ने ये जरूर रेगुलेट कर रखा है कि रेरा में रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी बिल्डर किसी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है। पहली रजिस्ट्री तभी होगी जब रेरा से अप्रूव हो जाएगा, और जो ब्रोशर में उसने छापा वो सारे मानक उसको पूरे करके देने पड़ेंगे ड्यू शेड्यूल के अंतर्गत। ये रेरा दोनों तरफ से कंट्रोल करता है, और बिना रेरा में रजिस्ट्रेशन के किसी भी अप्रूव्ड लेआउट का, जब तक रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा तब तक उसको कोई भी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार नहीं। धन्यवाद। थैंक यू, आपने समय दिया, मेरे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से यही है कि जो हमारे बहुत सारे दर्शक कोई प्रॉपर्टी किसी भी शहर में लेना चाह रहे हैं तो वो गलत हाथों में ना फंस जाएं, इलीगल प्रॉपर्टी से कैसे बचें, इसके लिए उनकी गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद ना हो जाए, इस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड किया। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत